हेलो एवरीवन। सो हमारा थर्ड लेक्चर आज स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हमने इससे पहले हिस्ट्री देखी थी सेल की। रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया था उसको सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप में 1655 में 1665 में, आई एम सॉरी। उसके बाद हमने देखा था सेल कैसा होता है बेसिकली, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था सेल का। ये देखा था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था हमने। कवरिंग होती है सेल की ताकि आउटर और अंदर के जो भी ऑर्गन्स है वो अपनी जगह पे पोजीशन में रहें। मतलब बाहर से अगर कुछ अंदर जाना है, अंदर से कुछ बाहर आना है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है, इसीलिए हम उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देन हमने देखा था यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या होता है इसमें। हमने देखा था ये जो बीच में एक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। डायग्राम देख लिया था हमने। उसके बाद देखा था सेल कैसे होते हैं। दो टाइप के होते हैं, पहले तो यूनिसेलुलर और बायसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, इसमें पूरी चीजें सिंगल सेल में अंत हो जाती हैं, सारी चीजें एक ही सेल कहते हैं बेसिकली। एक ही न्यूक्लियस रहता है उसमें। जो कॉमन थे अमीबा थे, पैरामीशियम थे, वो थे हमारे यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। कौन कौन से इसमें ह्यूमन्स आ गए, प्लांट्स आ गए, वो मल्टीसेलुलर में आ गए। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखा था हमने, जिसमें एक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और एक में क्या था हमारे पास, छोटे साइज में होता है, किसको एक छोटे साइज में नहीं होता है। एक में था हमारे पास जैसे में क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नहीं होते हैं, उसको असेंबल्ड डिफरेंशिएट किया। उसमें बाद हमने एक प्रोसेस देखी थी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखी थी, डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी थी। आई गेस लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या था बेसिकली। एक जो होता है वो गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक था जो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन था एक जगह से दूसरी जगह पे। मैकेनिज्म सेम था, हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म था। ऐसे ही जो है डिफ्यूजन में मतलब बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे आगे आ जाता है, सेम प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाता है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होता है, वहां से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हमारी बॉडी में हाई कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए वो बाहर जाता है और सराउंडिंग में लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है। लिक्विड ऑस्मोसिस की हमने तीन प्रोसेस देखी थी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक हो गया, जिसमें एक जगह सेल हमारा श्रिंक हो रहा था, एक जगह सेल जो था हमारा सेम उसमें था, स्ट्रक्चर में सेम साइज में था, एक जगह से हमारा सेल स्वेल हो रहा था। मतलब क्या, जब जहाँ पे पानी वाटर गेन कर रहा था तब वो स्वेल हो रहा था, जहाँ पे वाटर को लूज कर रहा था वो श्रिंक हो रहा था। ठीक है। उसके बाद आइडिया देते गए था हमने। हाँ जी, डिफरेंस क्या क्या था। डिफ्यूजन और जो होमवर्क दिया था, डिफ्यूजन एंड और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस लिखा है किसी ने? कुछ सोचो ना। एक तो बहुत इजी डिफरेंस है, सबसे पहले एक गैस का होता है और एक वाटर का होता है। ठीक है। उसके बाद नहीं सॉरी, मतलब एक जो होता है ऑस्मोसिस जो होता है उससे वाटर का होता है। डिफ्यूजन तीनों चीजों लिक्विड गैस वगैरह तीनों में हो सकता है डिफ्यूजन, क्योंकि जो आप 10th क्लास में आप आगे पढ़ोगे न्यूट्रिशन वगैरह, फूड लेने का कैसे प्रोसेस होती है, तो उसमें अमीबा जो हमारा यूनिसेलुलर है उसकी वो है पूरी कि वो फूड कैसे गेन करता है। तो अमीबा जो प्रोसेस से फूड गेन करता है, फूड खाता है, उस प्रोसेस को भी डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब क्या, बाहर जब उनको हाई सॉरी उनकी बॉडी में जब हाई कंसंट्रेशन होता है और फूड दिखता है हमने लो कंसंट्रेशन पर, तो अपने पूरा मतलब कैसे गेन करते हैं कि फूड को अंदर ले आते हैं और फूड खाना खा लेते हैं, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में लिक्विड वाटर गैस तीनों चलते हैं, बट ऑस्मोसिस से वाटर का होता है। ठीक है। और बाकी मैकेनिज्म तो इनमें सेम है। नेक्स्ट आज हम एक डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड plasma membrane. Difference between cell wall and
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेरी ईमेल आईडी दी हुई है बेसिकली biofaculty@gmail.com। कोई भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी मैं क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके नोट्स होंगे दिखाने के लिए, आप इसको मेल कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर सबसे पहले मेन डिफरेंस होता है इसमें present in plants only. First, present in plants and animals. सेल वॉल क्या होता है? जो बार्क ऑफ ट्री देखते हैं अपन, ऊपर का जो ड्राई स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं सेल वॉल। तो वो सिर्फ कहाँ में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। हमारी बॉडी पे कोई ड्राई स्ट्रक्चर ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, हमारी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर जो डार्क स्ट्रक्चर होता है, जो बार्क ऑफ द ट्री होता है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था, प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। सेकंड पॉइंट लिखिए हम यहाँ पे, तो hardened structure, hard rigid in structure। देखा ही आपने, बाहर का हार्ड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है मतलब कैसे? हमारी खिंचती है ना हमारी स्किन, वैसे। तो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे हम इसका, प्रोवाइड बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को। ये लिखेंगे, प्रोवाइड strength and support to the plant। और ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे जो बॉडी के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं उसे स्टोर करना है, इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, हेल्प टू स्टोर, मतलब बेसिकली स्टोर मतलब कैसे कि कोई भी चीज इधर से उधर ना जाए, उसका ये मेन फंक्शन होता है। तो बेसिकली हेल्प टू स्टोर की जगह मैं होल्ड लिख देती हूँ, हेल्प टू होल्ड सेलुलर components from for its place, from its place to its place. Really sorry, components to its place। जहाँ पे वो होता है वहीं का वहीं अपने स्ट्रक्चर को, सेलुलर कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म होगा, उसको वहीं पे रखता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, लिविंग और नॉन लिविंग सेल। लिविंग और नॉन लिविंग, सॉरी इट इज नॉन लिविंग, आई एम रियली सॉरी, बोथ आपको नॉन लिविंग एंड थिक इन स्ट्रक्चर। ये हम लिख चुके हैं, थिक वाला पॉइंट हम लिख चुके हैं। ये जो होता है नॉन लिविंग होता है, देखा ड्राइड होता है ऊपर से, जैसे आपने जो बाहर होती है ब्राउन कलर की चीज की, वो होता है बेसिकली सेल वॉल। और ये क्या होता है? लिविंग होता है। 4.8 दिस लिविंग एंड थिन स्ट्रक्चर। ये लिविंग होता है और ये थिन होते हैं। 4 पॉइंट हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, लाइफ आउटसाइड द सेल। सेल जो हमारा उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं, बाहर ही होते हैं बेसिकली। और ये क्या होता है इसका? लाइफ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है? देखो
यह तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पेड़ होता है बेसिकली प्लांट्स में होता है, ये प्लांट में जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल होती है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है कोई भी ताकि उसको हार्म ना हो पहुंचाए, ताकि सारी चीजें अंदर से सेफली रहे। बट यहाँ पे ये जो होता है ये डायग्राम बना दो अगर, तो ये अगर एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो सेल के बाहर के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस का जो ये स्ट्रक्चर बना है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे हेल्प्स टू होल्ड सेलुलर कंपोनेंट्स, मतलब न्यूक्लियस को अच्छे से होल्ड करने के अंदर, ताकि वो न्यूक्लियस एक बाउंड्री के अंदर है, तो बाउंड्री भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी है, इसलिए इसको कहते हैं लाइफ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, यही 5 पॉइंट्स थे, कभी आ गया 4-5 नंबर का तो अच्छे से मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा, आप किसी को इलाबोरेट करके और लिख सकते हैं, लाइक सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट ओनली, इस मतलब अच्छे से इलाबोरेट करके फिर एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं। मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा है ताकि रिविजन करने में आसानी हो। ऑलराइट, कुछ टाइम देखिए, मैं आपको पॉज करके लिख लेना आराम से, इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लो अभी पॉज करके, ताकि बाद में अच्छे से लिख लें। ठीक है, आई गेस पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा, रब कर देती हूँ मैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लिया था, वो पूरा खत्म हो गया। अब आएंगे हमें न्यूक्लियस में। ठीक है, प्लाज्मा हमने देखा, उसकी डेफिनेशन की, डिफ्यूजन था, ऑस्मोसिस था। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस। बेसिकली क्या है, हमारा सेल है ऐसा। ठीक है, तो अब इसके हम पूरे कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अभी हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही 4-5 चीजें होती हैं जो हेल्प करती है हमारे पूरे सेल को, क्या कहूँ मैं, फूड गेन करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, वो सारी चीजें 4-5 चीजें होती है, वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, न्यूक्लियस छोटा सा है, साइटोप्लाज्म थोड़ा बड़ा है। ठीक है, न्यूक्लियस इसको लिखते हैं आप आराम से नए कॉन्टैक्ट में। ठीक है, इट हैज डबल लेयर कवरिंग, इसकी डबल लेयर कवरिंग होती है इसकी, कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर कवरिंग होती है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद लिखेंगे the covering, या तो मेम्ब्रेन लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मेम्ब्रेन contains numerous pores, pores मतलब छेद होता है, the membrane contains numerous pores उसके बाद क्या आता है, which helps to transport, which helps to transport of material, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये काम होता है हमारे न्यूक्लियस का। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, पहला पॉइंट हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियस हेल्प्स इन
रिप्रोडक्शन साइकिल और प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस करने में हेल्प करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेल का रिप्रोड्यूशन जैसे होता है ना, जैसे सेल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, अगर मेरी बॉडी में कुछ कट लग जाता है या फिर कुछ भी लाइक हार्म हो जाता है, हमारे सेल स्किन हमारी पील ऑफ हो जाती है, तो वो जो चीज़ होती है वो आफ्टर फ्यू डेज ग्रेजुअली ठीक हो जाती है। तो वो ठीक कैसे होती है, क्योंकि सेल जो है वो आपस में रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं ताकि वो पेन हो जाए, मतलब ताकि वो हील हो जाए। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक का, मतलब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है सेल डिवीजन। उसमें और अच्छे समझ आ जाएगा कि दो प्रोसेस जो है बच गई। तो न्यूक्लियस जो है उसकी वजह से ये जो सेल डिवाइड हो पाता है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमें पता है क्या होता है, क्या होता है क्रोमोसोम्स, कभी सुना है बचपन में? क्रोमोसोम्स बेसिकली जीन्स कलेक्ट करता है। जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं, जो हेरिडिटी, इनहेरेंट, हेरिडिटी मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। इनहेरेंट मतलब जिसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमको उसमें कुछ स्किल डेवलप नहीं करनी पड़ती, जो हमें पहले से ही मिलती है, इनहेरेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। वो चीज़ें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, वो डीएनए के थ्रू मिलती है। और डीएनए कहाँ कंटेन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में। तो बेसिकली जितने भी हमें हेरिडिटी से चीज़ें मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें चीज़ें मिलती है, वो हमें क्रोमोसोम्स के थ्रू मिलती है। ऑलराइट, तो इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। इसी के आगे लिख देंगे बस, which helps to transfer inherent information, inherent information from parents to offspring। हमारे पेरेंट्स जो हमें चीज़ें मिलती है, इनहेरेंट मिलती है, वो क्रोमोसोम्स की हेल्प से मिलती है। ठीक है, कैसे होती है, इन कौन से फॉर्म में मिलती है ना, सुना होगा ना बहुत सारी चीज़ें। डीएनए होता है, डीएनए मैच करता है पेरेंट्स का हमसे, हेयर में डीएनए होता है, नेल्स में, स्किन में, जैसे हमारे डीएनए प्रेजेंट है, जो हमारे हमारे पेरेंट्स का सेम होता है। तो it contains chromosome which helps to transfer inherent information from parents to offspring to young ones through DNA, through DNA। और DNA का फुल फॉर्म होता है राइबोसो, पहले मैं लिख देती हूँ, है न्यूक्लिक एसिड, राइबोसो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो फिर। बेसिकली अगर न्यूक्लियस रिमूव हो गया हमारे सेल से तो क्या होगा, इफ nucleus is removed from the cell, the cytoplasm dries up and the cell will die। बेसिकली जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो सूख जाएगा, फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो सूख जाएगा और हमारा सेल डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो हमारा न्यूक्लियस 4 पॉइंट्स है, मोर देन एनफ है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट किए। अगर एग्जाम में कभी आता है तो यही पॉइंट लिख देंगे तो सही हो जाएगा, पूरा पॉइंट हो रहा है।
ठीक है, पॉज कर लेना, लिख लो। अब आपका मैं रब कर रही हूँ, आराम से आप एक बार सुन लो, मैं तो अभी पॉज कर करके लिख लेना हो तो आराम से हो जाए। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। तो हमारे पास थर्ड जो चीज़ है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाकी सब छोटा छोटा है। अब नेक्स्ट है और इसमें क्या होता है कि अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब अगर जब ये सारे पाँच पाँच छह चीज खत्म होंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में लिखने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इट इज फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा प्लाज्मा membrane and nucleus. It is a fluid-like structure present between plasma membrane and nucleus. ठीक है, इससे के आगे और कंसिडर एक ही पैराग्राफ में एक ही पॉइंट में खत्म कर देते हैं। It also contains cell organelles which helps to basically इसमें cell organelles present होता है which helps to perform specific function और जो सारे फंक्शंस ऑफ सेल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसकी वजह से, उसकी हेल्प से होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, पॉज करके आराम से लिख लो। होगा ये तो छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी रफ कर देती तो आप आराम से बाद में सब जगह जगह पॉज कर करके लिख लेना। ठीक है, और ये बताया था मैंने, मेरी ईमेल आईडी है, कुछ भी डाउट होगा तो इसमें आराम से ठीक है, रफ कर देती हूँ मैं अभी। अब हम क्या है इसके अंदर के पार्ट्स लिखेंगे सारे साइटोप्लाज्म के, जो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने बताया था, तो उसको पढ़ेंगे आप। तो अब जो पॉइंट है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म के इन साइड का पॉइंट है, फिर मैं इसको नोट नंबर दे देती हूँ। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कर इसका बस दो मिनट। It helps to perform specific function of cell। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेल होते हैं, सेल के जो फंक्शन होते हैं वो हेल्प करता है परफॉर्म करने में। छोटे छोटे जैसे पहला इट सेक्रेट हार्मोन, जो भी सेल के हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी हार्मोन होता है वो सेल ऑर्गन से ये थ्रू ही निकलता है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट of cell, sorry, packet transport and digestion of substance। पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेशन करना, इसके लिए हेल्प करता है। ये कौन करता है?
गोल्गी apparatus वो ये काम कर रहे हैं। गोल्गी apparatus हम पढ़ेंगे अभी, आज ही खत्म करेंगे गोल्गी apparatus। वो स्पेसिफिक फंक्शन ही काम करता है, ठीक है। सेक्रेट हार्मोन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो, इसी के बाद जैसे वो पढ़ने वाला है वो ये करता है। गोल्गी apparatus ट्रांसपोर्ट करता है इसको, अब एनर्जी जनरेट करता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो 4-5 चीज़ें हैं ना, जो हम इसके सब पॉइंट्स जो मैं कहूँगी, जो कि हैं गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, यही सारे काम जो होते हैं सेल ऑर्गन्स के। मैं अलग अलग नहीं लिखूँगी, जैसे भी सेल ऑर्गन्स एग्जाम में ऐसे पूछते हैं लोग, वो स्पेसिफिक टॉपिक को उठा के पूछते हैं। तो इसके आगे एक्सेट्रा भी लिख सकते हो। ये 2 पॉइंट मैंने लगा लिख दिए यहाँ पे, और भी बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। अगर एक और है तो लिख सकते हो, इट जनरेट्स एनर्जी। जो हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है कोई भी वर्क परफॉर्म करने की, वो भी सेल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही आता है। जो बेसिकली कहाँ से मिलता है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। हार्मोन जैसे सेक्रेट हार्मोन कौन करते हैं? ईआर जो हमारे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यही मेरे पॉइंट्स है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम आज पढ़ेंगे, गोल्गी apparatus के बारे में आज पढ़ेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पॉज करके लिख लो। पॉज करके लिख लिया आपने मिटा देती हूँ मैं अभी सेल ऑर्गन्स के भी 4 पॉइंट के अंदर जो चीज़ें आ रही है लिखेंगे आप, जो कि पहली है हमारी ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें it is large, it has structure like प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, हाँ, इट है लॉन्ग नेटवर्क है, शीट जो होती है उसके लाइक का स्ट्रक्चर होता है। लार्ज नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क लॉन्ग मेम्ब्रेन। साधन मतलब बहुत सारे कनेक्टिव, क्या कहूँ मैं, एक से एक जुड़ा हुआ ऐसे नहीं नेटवर्क होता है, या मधुमक्खी के छत्ते जैसा, या फिर मैं क्या कहूँ स्पाइडर वेब जो होता है ऐसे कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, वैसे ही कनेक्टेड होता है। तो इट हैज लार्ज नेटवर्क बाउंड मेम्ब्रेन, large network of membrane like long tubes. ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। इसमें आप इसके नीचे ही आप
एक साथ लिखना, एक साथ लिखो, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में रखो, डिफरेंस के फॉर्म में लिखना, डिफरेंस के फॉर्म में लिखो। आई प्रेफर डिफरेंस के फॉर्म में लिखना। मतलब क्या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही दो टाइप के ईआर होते हैं, SER और RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको डिफरेंस के फॉर्म में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वैसे के फॉर्म में लिख सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसको रफ क्यों कहते हैं? सबसे पहले बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम्स। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, और जो ये राइबोसोम्स होते हैं क्या करते हैं? राइबोसोम्स हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी को, हमारे सेल को जरूरत होता है वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज lipids. It helps to synthesize lipids and fats areas. Lipids and steroids. Sorry. Steroids are steroids. स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में जो होते हैं, पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी को थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर देते हैं। हार्ड मतलब थोड़ा पावरफुल स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे अगर मैं कैसे मुझे कैसे बताइए, जो बॉडी बिल्डिंग बिल्डर्स होते हैं ना, देखा होगा, जो मतलब बेसिकली मिस्टर इंडिया, मिस्टर स्पिनर ने खड़े करके जिनकी बल्कि सी बॉडी होती है, वो एक्स्ट्रा स्टेरॉइड गेन करने के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं ताकि उनकी बॉडी और बल्कि हो सके। कुछ लोगों की बॉडी में ज़्यादा फॉर्म में स्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं, कुछ लोगों की बॉडी में कम फॉर्म में स्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं, बट सबकी बॉडी में जितना चाहिए उतना प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बट क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए वो इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में ताकि उनकी बॉडी बल्कि फॉर्म में रहे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम होता है। नेक्स्ट इसमें लिखता है, इट हेल्प्स टू फॉर्म मेम्ब्रेन। अब कौन सा मेम्ब्रेन? बेसिकली जो भी सेल वगैरह का मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, वो बनाने में भी ये हेल्प करता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मेम्ब्रेन को बनाने के हेल्प करता है वो, इसलिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम आ जाता है। स्ट्रक्चर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है, छोटा छोटा नेटवर्क या ट्यूब फॉर्म में होते हैं। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, ये लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को मैन्युफैक्चर में करने में हेल्प करता है। यहाँ पे कॉमा है, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की प्रोसेस भी परफॉर्म करता है। और इसमें एक आध पॉइंट और कुछ
बिल्कुल ना मिल जाए मुझे, मेरे पास भी आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली प्रोटीन यहाँ पे बन जाता है और जो भी बॉडी में जहाँ जहाँ पे नीड होती है हमारे खुद प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। ठीक है, लिख लो, पॉज कर लो। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ। गोल्गी एपरेटस और तीन चार चीज़ और बची है हमारे क्लास, आई मीन 2 या 3 लेक्चर में चैप्टर जो है सेल का मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे संपर्क करें मुझे। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे। आई रियली वांट कि आपकी एक कॉपी हो जिसमें आप पूरे नोट्स में एक साथ डाल जाओ। जो मैं होमवर्क भी देती हूँ, जैसे मैंने दिया था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस, वो सब भी एक ही जगह पे आराम से लेके जाओ ताकि रिवाइज करने में हेल्प करे। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द